नमस्कार, अंतिमबाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मीर भट्ट, मेरे साथ मेरे सहयोगी वीरेंद्र हैं और बाजार इस समय आज रुझान जैसा देखने को मिला है उसे सस्टेन करते हुए, हालांकि जो 8500 का लेवल है उससे थोड़ी बहुत आंख मिचौली खेल रहा है बाजार, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इन लेवल्स के आसपास भी स्ट्रेंथ और मोमेंटम दोनों ही अच्छे बने हुए हैं। और रही बात आज की लिस्टिंग की, शानदार लिस्टिंग, इनफैक्ट पिछले पूरे साल में इससे ज़्यादा लिस्टिंग गेन किसी भी आईपीओ में नहीं हुआ है। लेकिन सुबह से अब तक ट्रेड में और क्या क्या हुआ है ये देख लेते हैं, बताइए वीरेंद्र। शुक्रिया मिहिर, आप देखें आज कम से कम निफ्टी ने कल के बहुत स्ट्रॉन्ग सेशन के बाद, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, उस स्ट्रेंथ को जस्टिफाई करने के लिए 8500 की ट्रैजेक्टरी को बहुत डिसाइसिवली सरेंडर नहीं किया है, उससे बहुत दूर नहीं गया है। निफ्टी 8500 के ऊपर भी गया और ऑलमोस्ट 11 महीने के सर्वोच्च स्तर पे था। और आप ये देखिए कि हायर लेवल्स पर सस्टेन रहने की टेंडेंसी इसने एक बार फिर से रिफ्लेक्ट की है। तो स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, उसके बाद हायर लेवल्स पर सस्टेन किया, हालांकि थोड़ा बहुत डिप इंट्राडे में था, लेकिन आज क्वेस्कॉर्प लगभग 57 से 60 रुपये, 60% अगर आप देखें लिस्टिंग हुई। और आईपीओ मार्केट की वाइब्रेंसी को इस आईपीओ ने और इस आईपीओ के साथ इस लिस्टिंग ने एक बार फिर से बरकरार रखा। तीसरे पायदान पर आई थिंक शानदार लिस्टिंग के बाद जिस चीज़ पर मैं बात करूंगा वो है एग्जैक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर। आज अगर आप मिड कैप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, लार्ज कैप देखें, सब जगह तेजी है और जोरदार तेजी। और हालांकि ये ट्रेंड अगर आप देखें बीते 20-25 दिन से काफ़ी हद तक बाजार में रहा है, लेकिन आज एक सेकुलर मूव हुआ। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़ते हुए अगर आप देखें तो आज मेटल शेयर में जोरदार खरीदारी। आज सुबह अगर आप देखें हिंडाल्को ने काफी स्ट्रांग मूव दिया और उसके बाद धीरे धीरे करके अगर आप देखें ये जो तेजी थी वो डिसाइसिवली मिड कैप और स्मॉल कैप तक अगर आप देखें तो छाती रही। और तेल, गैस, चाय, कॉफी और मेडिकल उपकरण शेयर में आज जोरदार तेजी। लेकिन अगर आज ये शायद क्लोजिंग में 85-20 के ऊपर आती है तो आई थिंक बुल्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप होगा और शायद उसका एक इम्पैक्ट आपको ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स पर देखने को मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल यही वो लेवल भी है जिस पर नज़र बनी हुई है। लेकिन जिन स्टॉक्स पर हम बात करेंगे इसमें एक तो ऑब्वियसली क्वेस्कॉर्प अभी भी 57% ऊपर, साथ ही हिंडाल्को, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक और मारुति सुजुकी, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जिस पर हम बात करेंगे। ज्योति स्ट्रक्चर्स लगातार दूसरा दिन है 15% ऊपर है, एनबीसीसी 12% ऊपर है, एसपीएमएल इंफ्रा कुछ दिनों पहले हमने सुपर शेयर में रेकमेंड किया था, ये करीब 14% ऊपर है, साथ ही रॉयल ऑर्किड और हैरिसन मलयालम, ये कुछ और काउंटर्स जिस पर बात करेंगे। जी, साथ ही अगर आप देखें अंतिमबाजी में जिन स्टॉक्स में मैं डिस्कशन करूंगा जिसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है उसमें आप देखिए नाल्को, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी बैंक और श्रीराम पर अगर आप देखें ईपीसी, इसमें जोरदार मूव। बीपी अगर आप देखें 4130 पे शानदार तेजी अगर आप देखें मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों पे। बाकी अगर आप देखें स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, उसके बाद काकतिया सीमेंट्स है और एक अटलांटा एयरएसएस इंफ्रा और ऑप्टो सर्किट्स अगर आप देखें, ये कुछ स्टॉक्स जहां पर काफ़ी डिसाइसिव मूव है। हमारे साथ इस वक्त अंतिमबाजी में बात करने के लिए मिस्टर वी.के. शर्मा है, आज डेरिवेटिव्स माफी कीजिएगा फंडामेंटल प्रोस्पेक्टिव से बात करने के लिए, और साथ ही साथ हमारे साथ प्रदीप सुरेखा भी हैं। शर्मा साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। ऑलमोस्ट इस कैलेंडर वर्ष के आप नए हाइस पे ट्रेड कर रहे हैं 8500 पे। शर्मा साहब एग्जैक्टली ये तेजी आपको सस्टेनेबल कितनी रखती है? और देखिए पिछले 3-4 दिन के मूव में सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन एफआईएस का रहा, वो लिक्विडिटी मार्केट्स को चेज कर रही है। ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, इसके और कितना सस्टेन होने के चांसेस लगते हैं आपको? जी, पिछले कुछ दिनों के कन्वर्सेशन में हालांकि कुछ ऐसे चैलेंजेस थे फंडामेंटल दृष्टि से, जो अगर बिगड़ती हालत तो काफ़ी खराब मार्केट हो सकता था, लेकिन हमारे लिए भाव भगवान है और उसी के हिसाब से बोला गया था कि जो टेक्निकल्स को आप जरा देख के चलें, बिकॉज वो आपके लिए शॉर्ट टर्म के अंदर लाइट हाउस का काम करते हैं। फंडामेंटली जो चेंज हुआ है वो ये कि इस वक्त बात ऐसी चल पड़ी है कि जापानीज येन जो लगातार बढ़ रहा था, अब वहाँ पे इलेक्शंस के बाद अब ऐसा लगता है कि वहाँ पे और फर्दर ईजिंग पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे करीब 10 से 20 ट्रिलियन तक। तो उस दृष्टि से येन जो वापस आ गया है नीचे, तो वो एक संकेत अच्छा है रिस्क ऑन के लिए। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका का जो जॉब नंबर है वो इतना बेहतर आया कि वहाँ पे इकोनॉमी पे सवालिया निशान नहीं खड़े होते हैं, खासकर ये देखते हुए कि पिछले महीने के अंदर जब करीब 38,000 जॉब क्रिएट किए थे, उसके सामने आपने 2,85,000 जॉब क्रिएट किए हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये उन शंकाओं को जन्म नहीं दे रहा है कि इसकी वजह से फेड हाइक नहीं करेगा। कर सकता था पहले, लेकिन अब बिल्कुल नहीं कर सकता, बिकॉज जिस तरह की चिंताएं अभी भी हैं, जो 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 हुआ है उसको ब्रेक्सिट का वर्ड करना तो गलत होगा, लेकिन जो भी ये चल रहा है यूके में एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस है और ये इरिवर्सिबल नहीं है। तो उसको देखते हुए रिस्क ऑन रैली यहाँ पे हो रही है, तो इसमें आपको भले ही ऊंचे लेवल हो, अपने आप को समझा पाना बड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन इसमें मार्केट से बाहर रहने में ज़्यादा रिस्क है इन्वेस्टर के लिए।
जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे मार्केट से बाहर रहना अपने आप में रिस्की होता है। क्वेस्ट कॉर्प, इसकी बात करते हैं। शर्मा जी, आज ये लिस्ट हुआ और पिछले 1 साल की सबसे बेहतरीन लिस्टिंग इसने दी है। ओवर सब्सक्रिप्शन वाइज देखें तो और भी अच्छा आंकड़ा है, क्योंकि ये पिछले कई सालों में ये आईपीओ था जो कि इतना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ था। क्या करना चाहिए? 495 के आसपास है फिलहाल। मेरे सबसे पहले जो हमारे अपने जो कंप्लायंस के नियम हैं, आईपीओ के 1 महीने के बाद कमेंट नहीं कर सकते, और आईपीओ के 1 महीने के बाद कमेंट भी तभी कर सकते हैं जब आप उसकी पे कवरेज रखते हो। तो माफ़ कीजिएगा मिहिर, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जो भी निवेशक इसको हैं वो अपने इस दृष्टि से देखें कि क्या दूसरा कोई स्टॉक है जो और बेहतर रिटर्न यहाँ से फर्दर दे सकता है। इतना अच्छा रिटर्न एक बार में एक साथ मिल पाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको बाकी मार्केट में भी एक बार तलाशते रहना चाहिए, कहीं पे उससे कम रिस्क वाला या बेहतर रिटर्न वाला सेम रिस्क के साथ वो स्टॉक मिल सकता है क्या। तो ये एक्सरसाइज लगातार करती रहनी पड़ेगी, जागरूक रहना पड़ेगा इन्वेस्टर को। चलिए इस बीच एक टेक्निकल चेक भी लेते हैं। प्रदीप सुरेखा हमारे साथ हैं। प्रदीप, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदीप, ऑलमोस्ट आप देखिए, आई थिंक ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, उसमें शायद हमें बहुत दिमाग लगाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए। इस वक्त अगर मैं ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स देखूँ प्रदीप, इस वक्त पुट राइटर का कॉन्फिडेंस इतना है कि पूछिए मत। और आप ये देखिए, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, कैन यू बिलीव 8400 की पुट में 11,68,000 शेयर बिके हैं 8400 की पुट में। और यहाँ पे एग्रेसिव पुट राइटर, इवन इसका कन्विक्शन देखिए प्रदीप, जरा 8500 की पुट दिखाएंगे एक बार जरा प्लीज आप। 8500 की पुट में 17 लाख शेयर बिके हैं। प्रदीप, ये मार्केट क्या करना चाहता है एग्जैक्टली? 8620 या फिर 8580 के लिए कैपिटलाइज हो रहा है ये? जरूर वीरेंद्र, देखिए मैं आपके यहाँ कल या परसों भी दोपहर में एक शो कर रहा था जिसमें मैंने यही कहा था कि अभी भी लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है बाजार के अंदर, और जो मोमेंटम बना हुआ वो ड्राइव अभी ये एक तरफा मोमेंटम हो गया। कॉन्फिडेंस के साथ बाजार ऊपर जा रहा है, एक के बाद एक रेसिस्टेंस को पार कर रहे हैं, और हम 8540 के जो क्रिटिकल रेसिस्टेंस के आसपास पहुँच रहे हैं। मेरे को लगता है कि ये लिक्विडिटी बरकरार रहेगी तो हम इसके ऊपर भी चलेंगे। वीरेंद्र, आप जो बात बोल रहे हैं कि 83 का पुट राइटर, 84 का पुट राइटर, और आज जो 85 का पुट राइटर, ये 85 का फिगर मेरे सामने नहीं है, तो 83 और 84 का पुट राइटर पिछले 2-3 दिन से काफ़ी एक्टिव, काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ था। लेकिन मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूँगा कि इस सीरीज के शुरुआत होते होते ही 87 के कॉल में जो बाइंग हो रही थी वो कहीं ना कहीं ये दिखा रही थी कि कॉल बायर का भी या तेजी करने वालों का भी कॉन्फिडेंस बहुत तेज है। अगर 83 में आप 87 के कॉल बाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ये तो लग ही रहा है कि 85 के लेवल 200 पॉइंट तक तो ऊपर जरूर हम देख पाएंगे, वो यहाँ पर आ गया। और आज कहीं आप देखिए तो 8900 के कॉल भी एक्टिव हो चुके हैं। तो ऊपर कॉल की बाइंग और नीचे पुट की राइटिंग, ये दोनों को मिलाओ तो लगता है कि ये मोमेंटम, करेक्शन किसी भी समय हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन बहुत जल्दी ये मोमेंटम खत्म होगा ऐसा आज के दिन तो नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल। चलिए, अगर मोमेंटम बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होता है तो फिर इसे आगे बढ़ना चाहिए। वैसे आगे बढ़ने के लिए शर्मा जी अब आइडियल कैंडिडेट कौन से लग रहे हैं? बिकॉज देखिए, 2 चीज़ हुई है। जो नॉइज़ मार्केट में था, पहले रेग्जिट को लेकर, फिर ब्रेग्जिट को लेकर, अलग अलग इस तरह के ट्रिगर्स आते रहे मार्केट में, बट इवेंचुअली मार्केट केप्ट मूविंग ऑन। तो वो जो लोग फेंस पे थे वो फेंस पे ही रह गए। अब क्या करना चाहिए उन्हें? जी, जब लेवल्स इस तरह के बढ़े हुए हों और आपको ये शंका हो कि क्या मैं सही समय पे एंटर कर रहा हूँ, तो ऐसे मौके पे बैंकिंग सबसे सेफ होता है, क्योंकि जीडीपी के जो ग्रोथ रेट है उससे 1.5 गुना आपको बैंकिंग रिटर्न देता है, और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो उससे भी ज़्यादा आपको करते हैं। तो यहाँ पे आपको वो बैंक चुनना चाहिए जिसके एनपीएज सबसे कंट्रोल में है। तो मेरे ख्याल 2 नज़र जाती है, एक तो येस बैंक जिसका लोवेस्ट एनपीए है, 1% के नीचे एनपीए है, और दूसरा इंडसइंड बैंक, वहाँ पे भी आपका जो एनपीए काफ़ी कम है। लेकिन जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो इसके अंदर ग्रोथ बड़ा अच्छा है, मतलब एनआई की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा इसके अंदर है इंडसइंड बैंक के अंदर, और मैनेजमेंट इसके रिजल्ट आ चुके हैं। यहाँ पे कोई नेगेटिव सरप्राइज आपके लिए बचता नहीं है। और ऊपर से सेकेंड हाफ का उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला वो अच्छा ही बोला। तो मेरे ख्याल से, हालांकि आपको परिपक्व लगेगा 3 टाइम्स FI18 की बुक पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको सेंसेक्स से बेहतर रिटर्न या निफ्टी से बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। जी, लेकिन शर्मा साहब एक और प्रश्न यहाँ पे,
अब आप ये देखिए कि आपका ये अर्निंग सीजन जब शुरू होगा, आपके पीएनबी के नतीजे आएंगे, एसबीआई के नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजे से पहले आप देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आप ये देखिए मई, जून और जुलाई, मैं इंस्टेंस आपके सामने रख रहा हूँ। अब मैं क्या एक्सपेक्टेशन रख के क्या खरीदूँ? पीएनबी 65 रुपये का स्टॉक, 68 रुपये का स्टॉक, Q3 से अगर आप देखें Q1 के आते आते 126 रुपये, ये कोई मामूली बात नहीं है, 60 रुपये, यानी डबल हो जाना ऑलमोस्ट। एक बार के लिए अब इनमें से प्रॉफिट निकाल के इसको कैश में कन्वर्ट करके इस अर्निंग सीजन को देखना अच्छा रहेगा, या फिर आप अभी मान लीजिए कोई पैसा बना के बैठा है, उसको ये कहेंगे कि नहीं आप लॉन्ग रहिए और इस अर्निंग सीजन को देखिए? वाजिब क्या रहेगा इस वक्त? जी एक वीरेंद्र, सबसे बड़ी जो एक दुविधा का विषय है इन्वेस्टर के लिए वो ये है कि मॉनसून हमारा अच्छा चल रहा है और आगे चलते हुए अगर भगवान करे इस सेशन में पास भी हो गया तो आपके रिजल्ट भले ही उतने अच्छे न आए, लेकिन ये स्टॉक भी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस वक्त मार्केट में अगर आप बेच रहे हैं, आप रोटेशन कर रहे हैं, बाकायदा कीजिए, लेकिन इन्वेस्टेड रहिए। आप हो सकता है पीएसयू बैंक में रहना चाहते हैं तो आप दूसरा पीएसयू बैंक लीजिए। मैं ये बता दूं कि आईडीबीआई बैंक में हमारी कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक वो इन्वेस्टर जो अपनी रिसर्च करके करना चाहे तो ऐसा बैंक जिसको गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज कर सकती है। एक आम तौर पर सर्कल्स में नाम लिया जाता है कि जो यूटीआई बैंक था पहले, बाद में एक्सिस बैंक हुआ, वो जिस तरह से रणनीति आगे बढ़ी तो उसी तरह से मेरे ख्याल से आईडीबीआई बैंक भी बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी एक बार नए सिरे से कोई रिपोर्ट नहीं है हमारी और हमने इस पर रिकमेंडेशन अभी भी निकाला नहीं है। जी चलिए, अब इस मार्केट में कुछ स्टॉक्स जहां पर कॉन्स्टेंटली अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, उन स्टॉक्स को देखते हैं। 52 वीक हाई स्टॉक्स एक बार मैं बताता हूँ आपको। नाल्को 13% ऊपर, HDIL ये भी आज 52 वीक हाई पर है। DLF है 52 वीक हाई पर 2% ऊपर। वेदांता है जो कि 4.5% ऊपर है। फिर यस बैंक है। मिंडा कॉप आज सुबह हमने सुपर शेयर में रेकमेंड किया था, ये काउंटर 52 वीक हाई पर है। साथ ही वर्लपूल है। हिम्मत सिंह का आज लगातार दूसरे दिन बना रहा है नया हाई। और NBCC ये करीब 13% ऊपर। हिंदुस्तान जिंक ये भी आज अपने 52 वीक हाई पर है। ARSS इंफ्रा और एक काउंटर है जो कि 52 वीक हाई पर। इसमें से दो स्टॉक प्रदीप जिस पर मैं आपसे राय चाहूँगा, एक तो मिंडा कॉप और दूसरा NBCC, इस पर क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, मिंडा कॉप तो मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, सॉरी मिहिर, मैं मिंडा ट्रैक तो कैप नहीं करता हूँ, लेकिन NBCC की आप बात करोगे तो देखिए, अगर आप NBCC का जो पहले की वैल्यू पे आइए तो ये ऊपर 1200 के बाद में करीब करीब 900 की एरिया तक करेक्ट हुआ और वहाँ बहुत अच्छा कंसोलिडेशन 900, 950, 900। प्रदीप, मैं आपको रोकना चाहूंगा कुछ देर के लिए। IDFC बैंक के मिस्टर सिद्धार्थ लाल इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये सुनते हैं उनको। Current branches, and it is spread across 65 districts Yes, of Tamil Nadu and 7 states. and 7 states. And you have how many employees? 3,000 employees. 3,000 employees. So from the bank's perspective, this gives us an extraordinary reach in a very short period of time to a very large customer base. It creates a platform for growth for our retail banking business. As you are aware, and I shall reiterate it, it is our goal as IDFC Bank to build a mass retail bank under 5 years. So to become a mass retail bank, you need to cater to the mass customer segment, and this is a very important step in that direction for us. So that's a very brief introduction. I'd like Devraj to share with us a little bit about the history of Grama Vidya. Good morning. I started Grama Vidya around 20 years ago. It was initially a trust, and then 10 years back we converted it into Microfinance Limited, got the RBI permission, and we ran the Grama Vidya Microfinance Limited for the past 10 years. तो अगर आप देखें तो आप IDFC बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे। इस बीच थोड़ा सा मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। प्रदीप, आई थिंक मैंने आपको काटा था बीच में कि आप प्लीज़ बात पूरी करिए अपनी एक बार जरा।
कि अपने एनबीसीसी पर बात कर रहे थे वीरेंद्र, बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद और जिस तरीके के इसके फिर ऑर्डर बुक की इंक्रीज की बात आई और वहाँ से देखिए ये इसका जो प्राइस है, अगर इसको आप 900 से लेते हो तो आज ये करीब करीब 1300-1400 के भाव में आ गया। और जिस तरीके का मोमेंटम इसमें बना हुआ है, कल 1 या 2 दिन का पॉज करने के बाद आज मोमेंटम फिर शुरू हो गया। मेरे को लगता है इस स्टॉक में अभी बहुत अपसाइड बाकी। अगर आप टेक्निकल चार्ट पे भी देखोगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट है। और थोड़ा सा अगर आप फंडामेंटल स्टोरी पे जाओ, 3-4 दिन पहले किसी चैनल पे मैं मीडिया को भी सुन रहा था कि इनके पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जहाँ पे मीडिया मैनेजमेंट ने ये कहा कि हमको ज़मीन की कोई कॉस्ट नहीं देनी है, क्योंकि ज़मीन हमको गवर्नमेंट दे रही है और हम उस पर डेवलप कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है फंडामेंटल दृष्टि से। तो मेरे को लगता है अच्छे समय के लिए और बहुत अच्छा समय अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ये स्टॉक तो शायद अच्छा पैसा आने वाले समय में भी देगा। इस बीच आशीष महेश्वरी भी हमारे साथ से जुड़े हैं बात करने के लिए फंडामेंटल नोट पे। आशीष, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। अच्छा मूव बाजार में। और देखिए आशीष, एक चीज़ है कि मिड कैप में आपको रोज़ बरोज़ एक स्टोरी मिलती है। नहीं, कभी लॉजिस्टिक्स मिल जाएगा, कभी ऑटो इंडस्ट्री स्पेस, कभी राइस स्टॉक्स चल जाते हैं, फर्टिलाइजर चलता है, कभी एग्रो केमिकल्स। अभी आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को हाल फिलहाल में मोमेंटम को राइड करने के लिए क्या रिकमेंड किया है आशीष इस वक्त? ठीक है, कुछ 2-3 स्टॉक्स हम लोगों ने अभी रिकमेंड किए हैं, जिसमें से एक स्टॉक में तो आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, वो है ग्रीव्स कॉटन। ये इस स्टॉक में थोड़ा सा हमेशा कंफ्यूजन जो निवेशक है उन्हें रहता है कि ये टेक्सटाइल कंपनी है, जबकि ये एक ऑटोमोटिव कंपनी है जो इंजन्स बनाती है, फॉर्म इक्विपमेंट बनाती है और जेनसेट्स बनाती है। कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री कंपनी है और पिछले 2-3 क्वार्टर से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसमें एक अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। और आज चूँकि वो अनाउंसमेंट आया है कि उन्होंने मल्टी प्रोडक्ट स्पेयर बिजनेस में भी एंट्री की है, जिसमें भी पोटेंशियल काफ़ी नज़र आता है। तो मुझे लगता है ये एक स्टॉक है जो अभी तक ऑटोमोबाइल क्षेत्र की यदि कंपनियों को दूसरे कंपैरिजन में देखें तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। आज भी ये स्टॉक जो 50 रुपये का करीब 165 था, उसके कंपैरिजन में नीचे ही मिल रहा है। और मुझे लगता है कि अभी जो वैल्यूएशन है स्टॉक के काफ़ी अट्रैक्टिव हुए हैं, तो ये एक स्टॉक हमने रिकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। इसके अलावा कुछ और स्टॉक जैसे वर्लपूल भी अभी इस लेवल पे अच्छा लगता है। ज़रूर स्टॉक 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर है, बट पिछले 2-3 क्वार्टर से कंपनी का परफॉर्मेंस में काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल के स्टॉक्स में हमने एक अच्छा खासा रनअप अभी देखा है। और वर्लपूल एक बड़ा प्लेयर है एसी और रेफ्रिजरेटर मार्केट में, और फ्लोटिंग स्टॉक भी काफ़ी कम है इस कंपनी का। तो मुझे लगता है ये 2 स्टॉक अभी इस लेवल पे भी बाय किए जा सकते हैं। जी, इस बीच ये जो खबर अभी अभी आई है IDFC बैंक की, एक बार वो देख लेते हैं। इन्होंने एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी को ख़रीदा है, ग्राम विज्ञान, और 1500 करोड़ की एसेट साइज़ है इस कंपनी की, जिसका पूरा अधिग्रहण IDFC बैंक ने किया है। करीब 3000 एम्प्लॉयज़ हैं। लेकिन ये IDFC बैंक की जो कोशिश है कि एक बड़ा रिटेल बैंक ये बनेंगे आने वाले 3 से 5 साल में, उस दिशा में इसे एक कदम माना जा सकता है। शर्मा जी, आपका कोई व्यू है क्या? बिकॉज ये एक ऐसा डीमर्जर था जिसकी शुरू में बात हुई, बट फ्रेंकली मुझे नहीं लगता कोई भी निवेशक ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा एक्साइट हुआ हो IDFC के डीमर्जर से। एंड वेयर द बैंक इज़ गोइंग, इसे लेकर अभी तो मतलब देखना पड़ेगा कि वाकई कैसे प्ले आउट होता है इनका एक्सपेंशन। आपका व्यू क्या है? मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक एंटिसिपेशन में ये खरीद लिया गया था, और ये देख के लिया था कि पहले जो छोटे छोटे बैंक थे जो आज बहुत बड़े दिग्गज बैंक बन चुके हैं, उनके अंदर जो इन्वेस्टर का एप्रिसिएशन हुआ है वही इसके अंदर होगा। तो वो एक मॉडल के साथ इन्वेस्टर्स ने इसमें पोजीशंस बनाई थी, लेकिन मर्जर के बाद भी जो टोटल वैल्यू थी वो उससे भी कम थी। अब रूल्स वापस चेंज हो गए हैं, तो शायद आगे चल के हम देखें कि वापस इनका मर्जर हो जाए डीमर्जर के बजाय। तो ऐसे माहौल के अंदर ये जो अस्थिरता है वो बनी रह रही है इस कंपनी के अंदर, लेकिन प्रेजेंट वैल्यूएशंस के ऊपर ये कंपनी ख़राब नहीं है। और जिस तरह से पहले अगर ज़रूरत से ज़्यादा लोग इसमें निवेशित हो गए थे, तो अब ये अंडर ओन्ड है ये स्टॉक। मेरे ख्याल से यहाँ पे मैनेजमेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए अब इस लेवल के ऊपर। और ऊपर से जो टेक्नोलॉजी सेवी ये बैंक बना है, कायदे से हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मास के लिए नहीं होगा, या मास के लिए भी होगा भी, लेकिन वो रिटेल उतना नहीं बढ़ाएगा। अब देखते हैं किस तरह से इसकी ये ऊँट किस करोड़ बैठता है, लेकिन फिलहाल इस स्टॉक को आपको देखना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए।
जी हाँ, इस बीच एक और मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ फंडामेंटल नोट पे बात करने के लिए। हमारे साथ आशु मदान जुड़े हैं टेक्निकल्स पर फंडामेंटल से बात करने के लिए। आशु, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। आशु, आप लोगों ने भी क्लाइंट्स को मार्केट पर क्या अप्रोच सजेस्ट किया? आई मीन ठीक है, अब 8500 आप स्ट्राइक कर रहे हैं, आप ऑलमोस्ट ब्रेक्जिट के बाद चलते चलते 1-2 दिन 3 दिन आप रिट्रेस हुए, आपने 8280 को छुआ, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से 8510। यहाँ से भी कितना वो बाकी है, और एग्जैक्टली निफ्टी पर आप लोग फ्यूचर्स बाय करा रहे हैं, कौन से स्ट्राइक के कॉल ऑप्शंस बाय करा रहे हैं और कौन सी पुट राइट करा रहे हैं इस वक्त? आई थिंक ये तीसरा हफ्ता होगा ब्रेक्जिट से पहले और बाद तक में जो मैं कंटिन्यूसली एक ही व्यू दे रहा हूँ कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका है, हम ऊपर जा रहे हैं। ब्रेक्जिट कोई इवेंट था ही नहीं, ओवर हाइप था। आई थिंक उस इवेंट में जैसे एक टाइम पे वो इवेंट था कि ग्रीस जा रहा है, ग्रीस निकल रहा है, ग्रीस एग्जिट हो रहा है, ग्रीस एग्जिट नहीं हुआ था, लेकिन लोगों के डीमैट से सारा अच्छा स्टॉक एग्जिट हो गया था। ब्रेक्जिट वॉज ए सिमिलर इवेंट और प्रॉब्ली द एक्सपेक्टेशन वॉज इट टू बी टर्निंग आउट टू बी ए मच बिगर इवेंट, जिसमें अच्छे अच्छे घरों का और लोगों का भी वो स्टॉक एग्जिट हो गया। ऑन द कॉन्ट्री मुझे लगता है कि काफ़ी बड़े सारे जो, अगर आप बिगर वॉइसेस भी इस मार्केट की सुने, बड़े बड़े फंड हाउसेस भी शायद एक ऐसी प्रिपरेशन में थे, एक लाइट पोजीशंस में थे कि पोस्ट ब्रेक्जिट क्या होगा उसके बाद एनालाइज करेंगे। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव मिस्ड द बस, और मुझे लगता है कि इस लेवल पे भी वो मिसिंग वाली फीलिंग आ रही है और एक फॉलो अप बाइंग हमारे को देखने को मिलेगी, जो कि हमारे को यहाँ से मार्केट और बहुत सारे स्टॉक्स को कई ऊपर के लेवल पे ले जा सकती है। सो आई कंटिन्यू टू होल्ड द सेम व्यू, कंसिस्टेंट, यूनिफॉर्म सिंस लास्ट 21 डेज दैट वी आर गोइंग मच हायर। इंडेक्स के साथ बने रहना चाहिए, इंडेक्स स्टॉक्स के साथ बने रहना चाहिए। और अगर आप फ्यूचर नहीं ले सकते क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस होने के चांसेस जरूर रहते हैं, अगर कोई भी जिस तरह का, टाटा स्टील एक परफेक्ट एग्जांपल है, नेगेटिव न्यूज़ 328 रुपए की बाइंग, 310 रुपए खुला, 310 रुपए से तीसरे दिन आज वो 330 रुपए से ऊपर है। सो आई थिंक स्टॉक्स ने और मार्केट ने ऊपर ही जाना है। इट इज ओनली दैट कि किस तरह से उसको प्ले करना चाहिए। तो निफ्टी की स्ट्रैटेजी क्लियर है। आप जब 83 था पिछले हफ्ते, हमने 83-85 का बुल स्प्रेड बनाया था, आज 84-86 का बुल स्प्रेड बना रहे हैं 1:1 की रेशो में। इसी रेशो से आप ऑप्शंस लेके चलेंगे तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, कोई स्टॉप लॉसेस नहीं रखने पड़ेंगे, एंड क्लोजर जिस तरह से मार्केट इंच अप होती जा रही है, रिटर्न्स विल बी हायर। सो विद दैट फिलॉसफी आई थिंक वी कंटिन्यू टू होल्ड द पॉजिटिव व्यू एंड वी आर हेडिंग हायर। बिल्कुल। चलिए, इस बीच मिड कैप में देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को जहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। एक तो GMR है, ये 3.5% ऊपर है। SRF, IRB, IDFC लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अपोलो, इंद्रप्रस्थ गैस, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव है। शर्मा जी, आपने जो शुरुआत में अपने जवाब में कहा था कि अगर किसी को ये लग रहा है कि मार्केट उनके हाथ से निकल गया, फेंस पे रह गए, इन्वेस्ट नहीं कर पाए, तो उनको बैंकिंग स्टॉक्स खरीदने चाहिए। जैसे आपने कहा भी कि प्राइवेट अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखिए तो PSU बैंक्स और इनके बीच में गैप अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। अब ये PSU बैंक्स जो हैं, इसमें ख़रीदारी मिड कैप में कहाँ करनी चाहिए? जी, जो PSU बैंक्स हैं उनके अंदर मेरे ख्याल से जो बाकी जो बैंक हैं उनके अंदर मेरे ख्याल बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा रिलेटिवली ठीक लगता है, लेकिन वो उतना गिरा भी नहीं है। उस पर हमारी रिपोर्ट भी है। लेकिन अभी मैंने जिक्र यही किया था कि इस वक्त पहले ही बता दूं कि रिपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको रिस्क लेना हो तो स्टॉप लॉस के साथ IDBI बैंक में लिया जा सकता है कि ये वो बैंक है जो प्राइवेटाइज कर सकते हैं, सरकार इसको कर सकती है, और पंप पैसा जो पंप करना है वो भी हो सकता है, और ऊपर से इसका जब मैनेजमेंट चेंज होगा तो हो सकता है NPS एक बार दोबारा बढ़ जाएं, लेकिन उसके बाद में जो रणनीति है वो क्लियर होती है। और ये हो सकता है एक्सिस बैंक के जिस तरह के हमने नक्शे कदम देखे थे उन पे चलने की भी कोशिश करें। तो IDBI बैंक, PSU बैंक एक ऐसा है जिसको स्टॉप लॉस के साथ दे सकते हैं। फंडामेंटल रिपोर्ट अभी मेरे पास नहीं है इस पे। आशीष, आप मारुति को देखिए, आज सुबह इनफैक्ट हमने आज इसकी 4300 की कॉल भी अपने व्यूअर्स को बाय कराई थी, और 4300 की कॉल हमने बाय कराई थी 80 रुपये की रेंज में विद ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 120। अभी कुछ देर में मैं इस ऑप्शन को भी देख लूँगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, 2 दिन की ड्यूरेशन थी वहाँ पे। आशीष, मारुति पे आप लोग क्या कर रहे हैं? 4361, 4800 रुपये का ऑल टाइम हाई, ये उसको अगले इसी अर्निंग सीजन में या फिर इस अर्निंग सीजन के कुछ समय बाद क्या एक बार फिर से रीगेन कर सकता है? इस बात की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? बिल्कुल रीगेन कर सकता है, और कई सारे जो पॉजिटिव फैक्टर हैं ऑटोमोबाइल बैक पर, तो मेरा मानना है मारुति भी उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा, क्योंकि 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, आप देखिए सारे स्टॉक्स इस पर्टिकुलर सेक्टर में परफॉर्म कर रहे हैं।
जहाँ तक मारुति की बात करते हैं, चूँकि अब वो मानसून रिलेटेड स्टोरी भी है और उसके अलावा 7 पे कमीशन के कारण से डिस्पोजेबल अर्निंग बढ़ेगी, उसका भी डायरेक्ट बेनिफिशियरी, और येन के जो भी प्राइसेस हैं वो इसमें भी गिरावट आई है US डॉलर के सामने। तो सारे फैक्टर्स जो हैं वो मारुति के लिए पॉजिटिव नज़र आते हैं और इस लेवल पर भी मुझे लगता है कि स्टॉक को बाय करना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो इसका 50 वीक हाई था करीब 4780 रुपये के आसपास था, उससे अभी भी 10% के आसपास दूर है और यहाँ से पोटेंशियल उस फिगर को टच करने का अगले 1-1.5 महीने में बिल्कुल नज़र आता है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इसमें इस स्टॉक में पोजीशन बनाई जा सकती है। आशु, आज हमने अपने व्यूअर्स को ना ये इसकी 4300 की स्ट्राइक दिलाई थी, हालांकि जो जिन लोगों ने ट्रेड किया हो उस पर आज ऑलमोस्ट 85 पे खुली है, 140 का हाई लगाया, 127 पे ट्रेड कर रही है ये कॉल ऑप्शन में, और शायद टारगेट हिट हो चुका है। लेकिन आशु, आई मीन जो स्टीम बाकी है इसमें, या फिर जितने टारगेट्स हो सकते हैं उसके मुताबिक अभी क्या ये ऑप्शन रख लूँ एक बार, और पैसा बन सकता है इस ऑप्शन पे क्या? आशु से शायद संपर्क हो गया। प्रदीप, ये ट्रेड मेरा ग्रिप में है, क्या करूं? अभी होल्ड करूं? कोई जरूरी है वाइंड अप करना इस ट्रेड को? देखिए, ज़रूर आपको होल्ड करना चाहिए क्योंकि सीरीज की तो अभी शुरुआत हुई है और आपके पास समय है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको थोड़ी सी इसमें रिस्क लगती है तो आप कोई ऊपर की और स्ट्राइक का एक कॉल बेच करके अपने प्रीमियम के कॉस्ट को कम कर लेना चाहिए। मारुति का जो सेटअप लग रहा है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मारुति थकेगा, और जैसा पहले गेस्ट ने कहा कि बहुत अच्छी कैपेसिटी है, हो सकता है इस सीरीज में ना टेस्ट करे, अगले सीरीज में अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास आ जाए, और आपके पास इस सीरीज में अभी समय है तो निकलने की हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा डर लगता है तो ऊपर का कोई कॉल बेच के कॉस्ट कम कर लीजिए। जी, चलिए इस बीच ये भी देख लेते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स और हैं जिस पर बहुत अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। जो कैश के गेनर्स हैं इस समय के, उस लिस्ट को जल्दी से देखते हैं। एक तो ज्योति स्ट्रक्चर्स 17% ऊपर, ऑप्टो सर्किट्स 17% ऊपर, BPL ये कल हमने रेकमेंड किया था जी बिजनेस पर, ये 15% ऊपर। वन लाइफ कैपिटल आज सुबह आई थिंक वीरेंद्र आपने किया था ये, आज सुबह हमने वन लाइफ कैपिटल ऑलमोस्ट जब हम शेयर बाजार लाइफ की क्लोजिंग कर रहे थे 15% ऊपर ये है। नाल्को 14%, SPML इंफ्रा ये भी हमने रेकमेंड किया हुआ है सुपर शेयर में, ये 15% ऊपर। NBCC है 12% ऊपर, बर्नपुर सीमेंट्स 10.5% ऊपर है, और मिंडा कॉप 10% ऊपर, श्रीराम EPC, ये सारे काउंटर्स यहाँ पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। अब आशु, सीमेंट स्टॉक्स की बात करते हैं। कल ये जो डील हुई, एंड ऑब्वियसली सिंस इट्स अ ऑफ मार्केट डील, तो उस वजह से उस पर बहुत ज़्यादा हो सकता है स्टॉक्स ने रिएक्ट नहीं किया हो, लेकिन जो वैल्यू इमर्ज हुई है लाफार्ज की और निरमा की डील में, उसके बाद मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है? मेरे पॉजिटिव हुआ है। इनफैक्ट कल और आज में हमने इंडिया सीमेंट भी स्ट्रांगली रेकमेंड किया है क्लाइंट्स को कि ज़रूर निवेश करना चाहिए। सौराष्ट्र सीमेंट एक दूसरा मिड कैप है जो कि हमने पिछले दिनों में लिया था, तो मुझे लगता है कि और उसमें इन्हेंस्ड एक कन्विक्शन आ गई है कि वो मिड कैप भी ऐसा स्टॉक है जो ऊपर करेगा। और ओवरऑल आई थिंक नॉट जस्ट दी वैल्यूएशन डील, लास्ट वीक इफ़ यू स्पेसिफिकली रिमेंबर आई सेड कि एक तो जो जिस तरह से प्राइस इंक्रीज हुआ है और जितनी भी कंपनीज हैं जिनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट फुल पे चल रही है, इन सबको बहुत एक अच्छा बेनिफिट अगले 1-2 क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। सो यू विल सी सडन स्पर्ट इन मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स एंड द ओनली मंत्रा इज टू होल्ड देम पेशेंटली। तो मुझे लगता है कि सीमेंट स्टॉक्स को थोड़ा पेशेंटली होल्ड करके रखना चाहिए एंड एक बहुत ही एक्सीलेंट रिटर्न्स इसमें मिल सकते हैं। सो आई थिंक वी होल्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस डील, वी वर होल्डिंग पॉजिटिव व्यू, and after this deal so certainly I mean there is an enhanced enthusiasm in holding cement stocks. जी हाँ, चलिए अब थोड़ा सा वायदा कारोबार को समझ लेते हैं। उससे पहले अगर आप एक ट्रेड और जोड़ते हैं प्रदीप, निफ्टी में, आई मीन निफ्टी 51 में ही देखिए आप एक लुपिन को देखिए 1675 पे अभी 6 रुपये ऊपर है, लेकिन प्रदीप ये 1700 का लेवल पार कर पाएगा नहीं कर पाएगा? क्योंकि मैं आई थिंक प्राइमा फेस से अगर एक नेकेड आई से भी चार्ट को देखूँ ना, तो मैं इसको 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। आई मीन वीकनेस बिलो 1700 एंड स्ट्रेंथ अबव 1700। फर्स्ट मूव एडवांटेज लेना है, कैसे प्ले करेंगे आप इस स्टॉक को?
देखिए, आपकी ये बात तो मैं मान सकता हूँ कि स्ट्रेंथ एबव 1700, लेकिन अभी जिस तरीके से ये 1400 1350 के मूव के आसपास यहाँ तक पहुँच चुका है, तो अब इस बात को आप कहाँ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकते हैं कि वीकनेस बिलो 1700। उसके लिए आपको और नीचे के लेवल देखने पड़ेंगे कि वीकनेस कहाँ पर आ सकती है। अभी तो ये अप ट्रेंड जो रिज्यूम हुआ है और इसके बाद इसकी जो बुरी खबरें खत्म हुई, गोवा प्लांट से जो अच्छी खबरें आई, उसके अंदर में ये चल रहा है। इतने बड़े मूव के बाद थोड़ा करेक्शन लाजमी है। अगर आप चार्ट पैटर्न देखो तो ये कितना अच्छा राउंड बॉटम बना करके उसके ब्रेकआउट के ऊपर में ये अभी भी अपने आप को मेंटेन कर रहा है। तो स्ट्रेंथ अभी भी है। वीकनेस खोजने के लिए आपको थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा। ये स्ट्रेंथ 1700 के ऊपर और बढ़ जाएगी।